नमस्कार आप सभी को। स्वागत है वर्ल्ड दिस वीक के इस सेशन में। आज फिर हम अपने एक और किसी प्रासंगिक विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और इस बार मुद्दा थोड़ा सा अलग है। ये मुद्दा इसलिए भी ज्यादा संवेदनशील है कि इस मुद्दे ने अमेरिका के समाज में, अमेरिका के बौद्धिक जगत में वो तहलका मचाया है जितना तहलका डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से भी नहीं मचा है। सारी पब्लिक रिलेशंस की एजेंसियां, विजिलेंस एजेंसियां टेंशन में है या आश्चर्य में है कि आखिर इतना पब्लिक का रिएक्शन उग्र कैसे हो रहा है। जिस प्रकार भारत में अतुल सुभाष की हत्या के बाद एक गजब का क्षोभ दिख रहा है और ये पब्लिक प्रेशर ही है जिसके वजह से जुडिशरी को एक्शन लेकर के आरोपी महिला को गिरफ्तार करना पड़ा। तो यहां पर एक बहस जन्मी है कि क्या 498 जैसे कानूनों को इंप्लीमेंट करते रहना चाहिए, तब जब सुप्रीम कोर्ट ने खुल के बोला है कि यह एक जुडिशरी टेरर है, न्यायिक आतंक है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार की बौद्धिक हलचल भारत में मच रही है, उसी प्रकार की बौद्धिक हलचल अमेरिका में भी मची है। वहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी के हेड का मर्डर हो गया है और सबसे बड़ी बात, मर्डर करने वाले व्यक्ति को नायक या हीरो की तरह देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है। और ये वो रिएक्शंस हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद भी नहीं बने, सीरिया में तख्ता पलट के बाद भी नहीं हुए, या एलन मस्क की नई गतिविधियों के ऊपर भी लोगों ने उतना रिएक्शन नहीं दिया। तो दुनिया भर की कंपनियां टेंशन में है कि एक छोटी सी घटना पर अगर इतने लोग उग्र रिएक्शन कर रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं इसका कोई संबंध होगा। जैसे मैं कुछ बताना चाहूंगा, यूनाइटेड हेल्थ केयर इंश्योरेंस के कंपनी के सीईओ है, कोई ब्रायन थॉमसन व्यक्ति है। 5 करोड़ अमेरिकी लोगों का उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस किया। इस कंपनी का टर्नओवर 281 बिलियन डॉलर से ज्यादा ही है और जो हत्या आरोपी हैं उस शख्स का नाम लुइजी मैनेजिनियो है और इनकी डायरी ने हेल्थ इंडस्ट्री या हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज को खुलेआम नंगा करके रख दिया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर आपने कुछ फिल्मों के नाम देखे, 1995 में एक फिल्म आई थी रावण राज, उसमें मेडिकल का पूरा गैंग दिखाया था। उसी तरह नागार्जुन की क्रिमिनल और फिर हाल के दिनों में अक्षय कुमार की गबर इज बैक। तो मेडिकल इंडस्ट्रीज में डॉक्टर्स क्या करते हैं, नर्सिंग होम क्या करते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है, अपोलो, मेदांता, फोर्टिस जैसे संस्थाओं ने मेडिकल में जो लूट मचा रखी है, इसके अलावा आदित्य बिरला, टाटा एआईजी, आईसीआईसीआई या केयर या इको या एचडीएफसी जैसी कई कंपनियों ने जो इंश्योरेंस किया है उसका जो रेट है वो 45% से भी नीचे है। ध्यान रखिएगा, 45% ही ये भुगतान करते हैं। लगभग 80% लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है और 40% मामले की तो सुनवाई ही नहीं होती है। पिछले 2 3 साल पहले बड़ौदा में एक बहुत मामला चर्चित हुआ कि मिनिमम आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने ही पड़ेंगे। फिर कंज्यूमर फोरम ने एक स्टेटमेंट दिया कि यह तो लूट है। उसमें और भी कई तरह की चीजें हैं, हॉस्पिटल वालों से सांठगांठ, मेडिकल इंश्योरेंस की, सातिर वकीलों की भूमिका, टर्म एंड कंडीशन के नाम पर लूट वगैरह वगैरह। और भारत में पुलिस, वकील, डॉक्टर कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार की लूटम लूट भारत में है, क्या यही लूटम लूट अमेरिका में भी है? पहली बात। दूसरी बात यह सर कि जिस प्रकार अमेरिकी समाज में मेडिकल इंश्योरेंस ने जो जो सामाजिक परिवर्तनों का दौर शुरू किया, कुछ हद तक वही परिवर्तन भारत में भी होने वाले हैं। तो भारत के मेडिकल क्षेत्र में क्या क्या होने वाला है, इसी बारे में हम लोग बातचीत करेंगे एक बार फिर वॉशिंगटन डीसी से लाइव मंजी से। मंजी की परिचय कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक लाइन इनके बारे में जानना जरूरी होगा। मेरे निगाह में ये भारतीय उन भारतीयों में है जो अपना समय सिर्फ पढ़ने निकले और अमेरिकी समाज के सूक्ष्म अवलोकन में लगाते हैं। मजे की बात, जितना इनकी निगाह न्यूयॉर्क और अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी के अखबारों पर रहती है, उससे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश, बिहार पर भी नजर रखते हैं। दैनिक जागरण से लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया से हिंदू से लेकर रोज पढ़ते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, तो कह रहे हैं हिंदी के न्यूज चैनल को देख करके मैं इंटरटेन करता हूं। तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई और ये भारत की वास्तविकता है। खैर, स्वागत है आपका मंजी। एक बार फिर आप अपने पैनी निगाह से अमेरिकी समाज में होने वाले वैचारिक हलचलों के ऊपर हमें अवगत कराएं, क्योंकि वहां जो हो रहा है आफ्टर ऑल उसका प्रभाव हमारे देश में भी पड़ने वाला। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार सभी दर्शकों को। आपने बड़ी अच्छी तरह से ये समरी दी है। आपने आई थिंक काफी अच्छा होमवर्क किया है ब्रायन थॉमसन किलिंग के ऊपर।
और अतुल सुभाष की मृत्यु और ब्रायन थॉमसन का कत्ल ये पैरेलल में हुआ है। भारत के समाज में भी एक उथल पुथल है। अतुल सुभाष के केस में क्या है कि लोग जो उनकी वाइफ है उनके प्रति गुस्से में है, और अमेरिकन समाज में ब्रायन थॉमसन के जो कातिल है लुइजी, उसको हीरो बनाए बैठे हैं। ये अंतर है। दोनों किलिंग्स ने दोनों देशों के समाज में भारी उथल पुथल मचाई है। लोग आक्रोशित हैं। इस टॉक शो के पहले हम बात करते हैं ब्रायन थॉमसन की। आपने एक बड़ा सूक्ष्म पॉइंट पकड़ा सर कि भारत में जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो रिजेक्शन रेट है और किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, उसका 1000 गुना असर अमेरिका में है। अरे वाह। अमेरिका रन्स ऑन इंश्योरेंस, ये कहावत है यहाँ की। अमेरिकन इकोनॉमी की सबसे बड़ा स्तंभ है इंश्योरेंस, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस है, होम इंश्योरेंस है, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस सबसे बड़ा है। यूनाइटेड हेल्थ केयर अमेरिका का सबसे बड़ा ग्रुप है। और आपने जो आंकड़े दिए ना, आपने बड़े अच्छे आंकड़े दिए। अगर आप उस आंकड़ों को थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो आप पाएंगे यूनाइटेड हेल्थ केयर अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद, और हम्म। वॉलमार्ट के बाद 5वें नंबर पे कह सकते हो आप। तो अच्छा। आप इस चीज से अंदाजा लगाइए सर कि एक मेडिकल इंश्योरेंस देने वाली कंपनी अमेरिका में एप्पल, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के बाद कैसे है। मतलब उस टॉप 6 में टेस्ला भी नहीं आती अभी, जिसका टर्नओवर इतना है। अच्छा, यूनाइटेड मार्क्स का भी पीछे हैं। मस्त भी पीछे है उसके टर्नओवर से। ये एक ग्रुप है, यूनाइटेड हेल्थ केयर का एक ग्रुप है। और इस ग्रुप की एक कंपनी के सीईओ का किलिंग हुई थी 4 दिसंबर को, ब्रायन थॉमसन। मैं आपको एक थोड़ा सा 5 मिनट की समरी देता हूँ कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। वो ब्रायन थॉमसन जो थे वो न्यूयॉर्क आए आए हुए थे। उस दिन एक समिट थी यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप की, और वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन सिटी में रुके हुए थे। सुबह पौने 7 बजे वो जाने होटल से निकले, मीटिंग जहां हो रही थी। किलर पीछे से आया, उसने 3 गोलियां मारी और गोली मार के वहां से निकल गया। ये सारा वाकया सीसीटीवी पे रिकॉर्ड हुआ। न्यूयॉर्क पुलिस ने सब कुछ देखा। वो जो 3 गोलियों के जो कारतूस, खाली शेल जो नीचे गिरे, उन शेल पे 3 अक्षर लिखे थे। हर हर गोली पे एक अक्षर था। एक पे था डिनाई। डिनाई का मतलब मना करो। दूसरे का था डिले, मतलब देरी करो। और तीसरे का था डिपोज। डिनाई, डिले, डिपोज। ये 3 अक्षर हेल्थ इंश्योरेंस में बड़े मायने रखते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रिंसिपल्स होते हैं। लोगों को डिले करो, लोगों को डिनाई करो, लोगों को डिपोज करो, उनके इंश्योरेंस क्लेम्स आप पास आसानी से ना करें। हम्म। हम्म। तो ये वाक्य था। अब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि किलर लुइजी, जो 26 साल का लड़का है, महज 26 साल का लड़का, हम्म। उसके दिल में कितना गुस्सा भरा होगा। हम्म। और इतनी आसानी से वो पकड़ा नहीं गया था। वो आराम से न्यूयॉर्क में रहा भी था और टहलते हुए निकल गया। ई बाइक से भागा है। ई बाइक मतलब साइकिल, जो बिजली की साइकिल होती है, उसको चला के आराम हम्म। से भाग गया। और उसके कुछ एक हफ्ते बाद, 9-10 दिन बाद, वो दूसरे स्टेट में आराम से मैकडोनल्ड में पकड़ा गया। और आपने एक एक पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया कि अमेरिकन समाज में लोग उसे हीरो मानने लगे। यूनाइटेड हेल्थ ने अपने फेसबुक पेज पे न्यूज डाली। उस पे कई करोड़ करोड़ कह लीजिए, या 80-90 लाख लोगों ने हा हा की इमोजी डाली और कमेंट्स किए कि बहुत अच्छा वो मर गया, इसको तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। यही यही प्रतिक्रिया लोगों को डराए हुए है कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा क्यों भरा है। जी बिल्कुल, गुस्सा गुस्सा भरने वाली बात ही है कि यूनाइटेड हेल्थ केयर तो यहाँ कुख्यात है। वो एआई टूल्स का इस्तेमाल करती है कि इंश्योरेंस क्लेम्स को कैसे बगैर कोई आदमी देखे उसको रिजेक्ट कैसे करना है, वो कंप्यूटर डिसाइड कर देता है। उन्होंने उसके पैरामीटर्स और फिल्टर्स ऐसे सेट किए हुए हैं कि मैं आपको एक ताजा उदाहरण देता हूँ। मेरी पत्नी का जून में पैर फ्रैक्चर हुआ था। तो उस उनको फिजियोथेरेपी के लिए जाना पड़ता है। तो पिछले हफ्ते वो आई और मुझे बोलती है कि आज पता है फिजियोथेरेपी में क्या हुआ। बोलती है वहां पे एक बुजुर्ग आया था, उसके कंधे में और पैरों में बड़ा ही तकलीफ थी और उसके पास इंश्योरेंस थी। उसको फिजियोथेरेपिस्ट कह रही थी कि सर आपने इस साल के 30 फिजियोथेरेपी सेशन ले लिए हैं, अब आप और नहीं ले सकते, इंश्योरेंस अलाउ नहीं करती।
तो उस बूढ़े आदमी ने छूटते ही, लोकल अमेरिकन बूढ़े आदमी ने छूटते ही बोला, अच्छा हुआ साले को गोली मारी। ऐसे दो तीन लोगों को और गोली मारी जानी चाहिए। ये कॉमन रिएक्शन है पब्लिक का। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, जो अमेरिका रन्स ऑन इंश्योरेंस है, अमेरिका जैसे देश में कितना झुलझपाटा हो रहा है। भारत में तो ये अमेरिका समाज में जो होता है, भारत में देर सवेर पहुंचता ही है। और आप जैसा बता रहे हैं, इंडिया में तो ये सब होना आम हो चुका है। बस मुझे तो डर इस चीज का है कि आक्रोश भी इंडिया में ना पहुंचे, और जिस दिन पहुंचा उस दिन हेल्थ इंडस्ट्री और इंश्योरेंस इंडस्ट्री, चाहे वो यूएस की हो चाहे इंडिया की हो, किस तरह से अपने आप में बदलाव लाएंगे, ये भी बहुत सोचने वाली बात होगी। आप एक चीज का अंदाजा इस चीज से लगाइए, जो किलर था लुइजी, बाय द वे लुइजी जो नाम है ना, ये सुपर मारियो गेम में एक एक कैरेक्टर का नाम है, यहाँ कॉमन नेम है। ये इटालियन अच्छा। मूल के लोगों में बड़ा कॉमन है लुइजी और मारियो नाम रखना। तो लुइजी जो बंदा था 26 साल का था और काफी होनहार स्टूडेंट है, आईवी स्कूल का पढ़ा पास आउट है, और डेटा साइंटिस्ट था। उसने जो गन यूज की है, वो गन उसने 3D प्रिंटर से बनाई थी। अच्छा। ये ऐसा नॉर्मल गन नहीं थी कि दुकान में गए गन खरीद लाए। उसने 3D प्रिंटर से उसका मॉडल बनाया, प्रिंट आउट लिया गन का प्रॉपर, और उसके आगे जो बैरल होती है, जो नली होती है, उसने खरीद के उसमें फिट करी, और उस गन से उसने शूट किया। तो टेक्नोलॉजी आज यहाँ तक पहुंच चुकी है कि बंदूकें पिस्तौलें भी 3D प्रिंटर से कोई बना सकता है, अगर यदि उसके पास उसका मॉडल हो प्रिंट आउट लेने का, तो ऐसा किया जा सकता है, और उसने ये साबित कर दिया है। आज अमेरिकन समाज में किलर लुइजी के टी शर्ट बिक रही हैं, कॉफी मग्स बिक रहे हैं, लोग उसे हीरो बना रहे हैं, लोग क्राउड फंड कर रहे हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि उसका केस लड़ने के लिए हम वकील करेंगे। ये कॉमन पब्लिक से हो रहा है। ये तो तो एक बार और न्यूज आई थी कि कैनेडी के हत्यारे को छुड़ाने के लिए अमेरिका की जनता ने ऐसा किया था, फिर जिसने जॉर्ज बुश के ऊपर जूता फेंका उसके लिए भी किया गया था ऐसा ऐसा। भी किया गया था। और ये और ये अभी की बात हो रही है, तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक विलन को जनता हीरो क्यों बना रही है। ये तो बाजार है कि बाजार कॉफी बेच रहा है, वो तो कुछ भी बेच डाले, उनका बस चले तो। लेकिन थोड़ा सा इंश्योरेंस की अलावा सर और कहाँ कहाँ लूप होल्स है हेल्थ की इंडस्ट्री में, और वो देर सवेर यहाँ भी आना है। देखिए, देर सवेर आना है। भारत में बैठे एक आम आदमी को लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूके है या अमेरिका है, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही शानदार हैं और मुफ्त में इलाज होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड एक वेलफेयर स्टेट है, वहां पे मुफ्त में इलाज होता है, लेकिन सरकार उसके बदले में आपसे भरपूर टैक्स वसूल करती है। और यूके हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पर एवरेज वेट टाइम इलाज का बहुत है। मतलब अगर किसी को कोई सर्जरी करानी है, उसका 6-7 महीने वेटिंग टाइम नॉर्मल है। अच्छा। अमेरि अमेरिका सोशल स्टेट नहीं है, अमेरिका में इंश्योरेंस फ्री नहीं है, लेकिन अमेरिका का इलाज करवाने का खर्चा दुनिया में सबसे अधिक महंगा है। थोड़ा एग्जांपल दीजिए सर, दांत लगवाने से लेकर के पैर, भारत और अमेरिका के बारे में। जैसे आप अंदाजा लगाइए, मुझे खैर हाल के भारत का तो नहीं पता कॉस्ट का, आप बताइए। जैसे मान लीजिए अगर आपको लेसिक लेजर करवाना हो, मोतियाबिंद का, मेरी मम्मी का हुआ था, हम्म। तो कितने का खर्चा आ जाएगा, आप बताइए आपके हिसाब से आज की तारीख में। लगभग या हाँ, एक एक ठीक ठाक 30,000 से 35,000 के बीच में लेजर हो जाता है। अब उसके ऊपर ही होता है, मतलब 30,000 रुपए में ठीक ठाक मोतियाबिंद का लेजर लग जाता है। मैंने अपने पिताजी का भी कराया है। तो लगभग एक आंख का 30,000 के आसपास लग जाता है। तो उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 30,000 रुपए मिनिमम माना जाता है ठीक ठाक डॉक्टर्स का, जो एम्स के डॉक्टर हैं, बहुत बहुत जिनकी एक प्रेस्टीज है। करेक्ट। तो मोटा मोटा हम ये मान लेते हैं कि 60,000 दोनों आंखों का होगा, हम्म। और 60 की जगह हम 1 लाख मान लेते हैं, कि मान लीजिए सारे खर्चे हम्म। पाना, दवाई वगैरह सब कुछ मिला मिलू के 1 लाख रुपए में दोनों आंखों को मोतियाबिंद। यहाँ पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन, सिर्फ लेंस की कॉस्ट जो है, एक लेंस की कॉस्ट जो है 1500 से $2,000 के आसपास है। भारतीय अब करेंसी में कितना हुआ? भारत $85, $85 का एक है, तो आप लगा लीजिए 2,000 का मोटा मोटा ₹2.25 लाख। ₹2.25 लाख के तो अरे सिर्फ बाबा। लेंस है। और उसके बाद उसकी जो सर्जरी होगी, और जो
पहला विजिट है वो ही $500 का है। मैंने अपनी माता जी के लिए मैंने सारी जानकारी इकट्ठी की थी, तो मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं यहाँ पर अमेरिका में उनका ऑपरेशन करवाऊं, जो कोई अर्जेंट नहीं था, मोटा मोटा मैंने एस्टिमेट लिया था बगैर इंश्योरेंस के लगभग $8 से $10,000 का था। हम्म। तो मोटा लगा लीजिए $6 लाख में दोनों आंखों की सर्जरी। इंडिया में वो कितनी आप बता रहे हैं? 60,000। तो 60,000 हम्म। और 8 लाख, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है। इसी अब इसीलिए लोग आकर के आ जाते हैं वेदांता में, इंडिया घूमने और इलाज करा के चले हाँ, जाते हैं। इंडिया एक बहुत वेदा अच्छी इंडिया के पास बहुत अच्छा स्कोप है मेडिकल टूरिज्म हब बनने का, जो कि हो भी रहा है, लेकिन हम्म। और अच्छे से हो हो सकता है। रहा है। खैर, कमिंग बैक टू यूएसए। अब इसमें अगर इंश्योरेंस हो तो आदमी को यहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट अपना $500,000 देना पड़ेगा। हम्म। लेकिन यहाँ पर असली खेल शुरू होता है। खेल क्या है? ये यूनाइटेड हेल्थ हो गया या फिर और भी यहाँ पे कंपनीज हैं, बहुत हैं मेडिकल इंश्योरेंस की कंपनी। खेल ये है कि इनके क्लॉजेस ऐसे होते हैं कि मान लीजिए कोई आंख का ऑपरेशन करा रहा है, तो क्लॉज ये होगा कि अब लेंस की कॉस्ट दे देंगे, सर्जरी की कॉस्ट दे देंगे, लेकिन एनेस्थीसिया की कॉस्ट नहीं देंगे। अच्छा। तो एनेस्थीसिया की कॉस्ट जो है पेशेंट अपनी जेब से देगा, वो $1,000 के आसपास होगी। और कोपे उसका 500-600, तो $1,500 का उसको फटका लगेगा। और आप सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी देखिए कि जो मेडिकल इंश्योरेंस लेने की जो मासिक खर्चा है, वो कमर तोड़ लायक है। जैसे मैं हम्म। अपनी पत्नी और अपनी बेटी का महीने का इंश्योरेंस का कुछ $800 अपनी जेब से देता हूँ, और $800 ही मेरी पत्नी की कंपनी देती है। मतलब $1,600 प्रति महीने का हम मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं कंपनी के थ्रू, और अपनी जेब से 800 मिलाकर $1,600। $1,600 का कितना हो गया, लगभग लगाइए आप, 80,000 और ₹1,25,00,000 महीने का। इतना हम मेडिकल इंश्योरेंस पे कर रहे हैं। और इतना मेडिकल इंश्योरेंस पे करने के बाद आता है क्लेम में कि हम सब खर्चा उठाएंगे, लेकिन एनेस्थीसिया का खर्चा नहीं उठाएंगे, वो आप उठा लीजिए। और तो फिर सर जब वहां कंज्यूमर फोरम नहीं है, जैसे भारत की कंज्यूमर फोरम है, जो बड़ौदा की अदालत ने फटकार लगाया, इनको डांटा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 24 घंटे का मिनिमम हॉस्पिटल में रहना जरूरी है, पूरा खर्चा आप दीजिए। हाँ, 2017 की घटना है। है बहुत है यहाँ पर। यहाँ की तो कोर्ट सुपर फास्ट है। आप केस फाइल कीजिए, तुरंत सुनवाई होती है। मैंने की भी है और मैं जीता भी हूँ। मैंने जब मेरी बेटी की डिलीवरी हुई थी, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने बोला था कि हम एनेस्थीसिया नहीं देंगे, और मैंने फाइल किया, और 1 साल बाद स्टेट बोर्ड ने बोल दिया कि कंपनी को आपको देने पड़ेंगे। मुझे पैसे मिल गए थे। लेकिन समस्या है ना, हर कोई कोर्ट नहीं जाता। कितने लोग होंगे? 100 में से हार्डली 4-5 लोग कोर्ट चले जाएंगे। बाकी 95 लोग तो फिर भी पिच रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं पैसा, हम्म। क्योंकि ना उनके पास टाइम है, हम्म। ना वो उतना सोच सकते हैं कि मैं कोर्ट में केस फाइल करूं। आप इंडिया का हम्म। एग्जांपल ले लीजिए। आप कंज्यूमर फोरम की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर फोरम एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन कितने लोग कंज्यूमर फोरम जाते होंगे? अरे वो तारीख पे तारीख वाली सिस्टम है, वहां भी सेटिंग है पूरा का पूरा। हाँ, तो बस तो सारा खेल इसी के इर्द गिर्द है। तो ये कहना मुनासिब होगा कि अमेरिका में इंश्योरेंस का खेल बहुत लंबा तगड़ा है। अ, दवाइयों तक के क्लेम ये लोग रिजेक्ट करते हैं। एक एक चीज होती है प्रायर अप्रूवल। मतलब डॉक्टर को अगर कोई दवाई लिखनी है, तो उसको पहले इंश्योरेंस से जाके पूछना पड़ेगा, क्या मैं ये दवाई लिख दूं, क्या तुम इसके पैसे दोगे? अच्छा। यहाँ तक खेल है यहाँ पर। फिर कंपनी बोलेगी, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी क्यों? अगर ये इसको बीमारी पहले से ही है, तो मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। ये एक बहुत नेस्टेड चीज है, जिससे अमेरिकन पब्लिक परेशान है, दुखी है। और इसी चक्कर में लुइजी के फेवर में पब्लिक उठ खड़ी हुई है, कह रही है ये तो हमारा हीरो है। और हम्म। इसके रिपल इफेक्ट आप सुन के बड़ा हंसेंगे कि इस हत्याकांड के बाद क्या क्या हुआ। कंपनियों ने अपनी वेबसाइट से अपने सीईओ, अपने बोर्ड ऑफ मेंबर के फोटो नाम हटा लिए, डर के उनको भी मारे। ठोक देंगे लोग, हाँ, उनको भी ठोकना उनको देकर भी है। ना ठोक दें यहाँ पर आकर। तो उन्होंने हटा दिए। और कई इंश्योरेंस कंपनी ने ठीक इस हत्याकांड से पहले स्टेटमेंट रिलीज किए थे कि हम एनेस्थीसिया का खर्चा नहीं देंगे, कैंसर सर्जरी में नौजिया वाली दवाइयों का खर्चा नहीं देंगे। वो सारे उन्होंने क्लेम वापस ले लिए, बोले कि हम सब कवर करने को तैयार हैं भी। क्योंकि आक्रोश इस टाइम इतना पनप रहा है पब्लिक में। तो स्वाभाविक सी बात है। इसी संदर्भ में
नाथ सर, मैं आपको एक और दिलचस्प पहलू से अवगत कराना चाहता हूँ। आप, आई एम श्योर आपने जी। जो बाइडेन जो राष्ट्रपति माफी दे रहा है लोगों को, एक दिन में उसने 1,500 हाँ, लोगों को माफी दी थी, अपने बेटे को माफी कुछ दी थी। भारतीय भी हैं। कुछ हाँ, भारतीय भी हैं उसमें। हाँ। उसमें सर, उसने अभी एक बहुत ही मजेदार माफी दी है। जो कोविड की वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज थी ना, उसने उनको प्रोटेक्टिव शील्ड दिया है 2029 तक। मतलब 2029 तक इन कंपनीज पे कोई केस नहीं कर सकता, ये जानने के लिए कि आपने अपनी वैक्सीन में क्या मिलाया था, उस वैक्सीन से कितने लोग मर गए। 2029 तक अच्छा। उन कंपनी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये इम्यूनिटी वो ये तो। अमेरिका, ये इम्यूनिटी वो इंडिया में जी। दे गया, वो सॉरी यूएसए में दे गया। ओके। इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रहा। अब आप सोचिए, 2029 तक उन कंपनी के खिलाफ कोई भी कोर्ट केस नहीं दाखिल हो सकता। 2029 के बाद आप आना चाहे तो आइए। 2004 साल बाद कौन याद रखेगा कि उस वैक्सीन से कितने लोग मरे थे और उस वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स थे। सर, हेल्थ सेक्टर में तो बहुत सारी बातें हैं, क्लिनिकल ट्रायल का है। और फिर उसके बाद जो दवाइयां, जैसे मैंने बाल उगाने के लिए 2-3 दवाइयों को यूज किया तो उसके साइड इफेक्ट आने लगे, बाद में जब पता लगा ये क्लिनिकल ट्रायल का मामला चल रहा है। तो सर, मैं जानना चाहता हूं कि हेल्थ इंडस्ट्रीज में जिस तरह का फ्रॉड इंश्योरेंस कंपनियां वहां कर रही हैं, यहाँ भी दो चीजें मैंने होमवर्क किया तो पता लगा कि इंश्योरेंस कंपनियों की हॉस्पिटलों से सांठगांठ होती है, वकीलों से होती है, दवाई बनाने वाली चीजों से होती है, और क्या क्या आने वाले दिनों में भारत में देखा जा सकता है, ताकि हम अपने दर्शकों को अवगत करा सके कि आने वाले टाइम पीरियड में आपको ये चीजें करनी चाहिए। आपने ये बड़ा अच्छा होमवर्क किया है, और इसमें आपने वो एक शानदार पॉइंट रेज किया कि कंपनियों, इंश्योरेंस की हॉस्पिटल के साथ सांठगांठ रहती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सांठगांठ वाला, ये यूएसए से ही आया है। जी। यूएसए में जब इंश्योरेंस मैं लेता हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस, तो मेडिकल इंश्योरेंस के कवरेज प्लान में दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है कि अगर आप इन अस्पताल में जाओगे तो मैं 80% हम्म। आपका इलाज का खर्चा कंपनी उठा लेगी। और एक होता है हम्म। आउट ऑफ नेटवर्क, कि हम्म। अगर आप इन हॉस्पिटल में जाओगे तो हम सारा खर्चा नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ 40% उठाएंगे। तो हम्म। इसका मतलब हुआ, साठ गांठ वाले को बोल दिया नेटवर्क कंपनी, और बगैर साठ गांठ वाले को बोल दिया आउट ऑफ नेटवर्क। हम्म। सिर्फ ये एक लीगल टर्म्स है, लेकिन आपने बिल्कुल देसी भाषा में बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, साठ गांठ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिका से इंडिया गया है। जी। और अ, इस चीज का आप इस संदर्भ में अंदाजा लगाइए। अगर मेरे पास यूनाइटेड की हेल्थ इंश्योरेंस है, तो यूनाइटेड वाला चाहेगा कि मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल की चेन के पास ही अपना इलाज कराने जाऊं, और मैं हम्म। कहीं बाहर गया तो मुझे हो सकता है कवरेज ना मिले वो उतनी। वहां पर अस्सी जी। परसेंट मिलेगी, यहाँ पर सिर्फ 40% मिलेगी। तो ये जो सारे मेडिकल और इंश्योरेंस के हॉस्पिटल्स के जो पैंतरे हैं ना, ये सारे अमेरिका से ही इंडिया पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। यूनाइटेड का भी आई थिंक ऑफिस भी है इंडिया में, तो काफी लोग काम भी करते हैं। जी। सारा आउटसोर्सिंग जी। इंडिया जी। से होके ही आता है। हम्म। और आपने ये जो साइड इफेक्ट्स वाली बात बोली, ट्रायल वाली दवाइयों की साइड इफेक्ट्स की, ये इधर भी है। यहाँ पर एफडीए जो है, यहाँ की सरकारी एजेंसी है, वो जब अप्रूव करती है किसी हम्म। दवाई को, तो उसके दो टाइप के अप्रूवल होते हैं, कि ये ट्रायल मेडिसिन है हम्म। और ये फुली टेस्टेड आउट मेडिसिन है। तो यहाँ पर तो लोग हम्म। ट्रायल मेडिसिन को मतलब जो कहते हैं ना, गिनी पिग समझते हैं, कि इनको हम्म। दवाई हम्म। देकर देखो, अगर ठीक हो गई तो उसको बोल देंगे ये सही हो गई दवाई, नहीं तो फिर साइड इफेक्ट है तो हम क्या करें। ये तो कॉमन प्रैक्टिस है। हम्म। एक चीज और भी है सर कि जिस प्रकार की डॉक्टर दवाइयों को लेकर के हेर फेर यहाँ करते हैं और जिस प्रकार की यहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का और डॉक्टर का जो कमीशन खोरी चलता है, क्या ये स्थिति अमेरिका में भी है? काफी हद तक है। आप अ, अमेरिका में इलाज करवाना कोई हंसी खेल नहीं है, और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो टॉप मोस्ट पेड प्रोफेशन है यूएसए का। इंडिया में भी है, लेकिन अमेरिका का ये आप सोचिए, कि जो एनेस्थीसिया वाला आदमी है, जो एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर है, उसका काम सिर्फ पेशेंट को बेहोश करना है, रेगुलेट करना है कि मैंने कितनी बेहोशी की दवाई दी है।
वो यहाँ पर सबसे ज्यादा जी। हाईली पेड प्रोफेशन है। अच्छा। ये भी एक दिलचस्प पहलू है, क्योंकि उसके जो कट है, जो उसका परसेंटेज हम्म। कट है पर पेशेंट का, हम्म। उसके हिसाब से यहाँ पर चलता है। डॉक्टर्स की फिक्स्ड इनकम तो है ही अगर वो बड़े अस्पताल में है, उसके अलावा उनको किकबैक भी मिलता है, जिसे कमीशन कहते हैं। यहाँ तो कंपाउंडर साहब ये काम कर देते हैं सर, नहीं, यहाँ पर भारत में। तो यहाँ तो बाकायदा एक इसका एक जब मेडिकल बिल आता है उसमें एक प्रॉपर सेक्शन होता है एनेस्थीसिया का, कि क्या क्या खर्चे लगे, क्या क्या दवाइयां दी गई। वही सबसे स्कैरी पार्ट होता है यहाँ पर। दूसरा तो जो सर, ये दवाइयां जो बिक रही हैं, जैसे भारत में कई सारी दवाइयां बेअसर होती हैं, तो भारत का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया तो आंख बंद किए हुए है, झोला छाप डॉक्टर भी हैं। तो अमेरिकी समाज में बेअसर होने वाली दवाइयां और झोला छाप डॉक्टरों का भी कोई वजूद है? झोला छाप का तो यहाँ वजूद नहीं है। यहाँ जी। की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो काफी क्लोजली मॉनिटर्ड है। यहाँ पर दवाइयाँ जैसे इंडिया में है कि आप मेडिकल स्टोर पे टहलते हुए गए और दवाई कोई भी आपने खुद से ले ली, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती है। मेरा मानना है अब तो खैर इंडिया में धीरे धीरे कंट्रोल आ रहा है कि बगैर डॉक्टर के पर्चे के आपको दवाई नहीं मिलेगी। लेकिन अमेरिका हम्म। में दवाई मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अगर आपके पास डॉक्टर का पर्चा नहीं हो तो। ओके। और इनएफेक्टिव इनएफेक्टिव मेडिसिन या नकली मेडिसिन वाला कॉन्सेप्ट इधर दूसरे तरीके से है। यहाँ नकली दवाइयां नहीं मिलेंगी, क्योंकि दवाइयों की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि हम्म। यहाँ पर असली दवाई मिलेगी। लेकिन हाँ, कोई अगर डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है वो काम नहीं करती, वो कॉन्सेप्ट इधर खूब है। उसे ट्रायल करते रहते हैं कि हम्म। अच्छा चलो एक हफ्ते ये दवाई देके देखी, आप ठीक नहीं हुए, फिर से दूसरी दवाई देके देखेंगे। वो हम्म। इनएफेक्टिव वाला जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हो वो यहाँ पर आ जाता है। हम्म। लेकिन नकली हम्म। दवाइयों का कॉन्सेप्ट मैंने आज तक अमेरिका में नहीं देखा, और इस चीज की मैं दाद देता हूँ कि नकली ओके। दवाइयां जैसे, हाँ, कही। एक चीज और भी है सर, जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, जैसे आज से 20 साल पहले शुगर भारत में नहीं होता था, कैंसर बॉलीवुड की फिल्मों ने बताया कि अमीर लोगों का रोग है, तो अब शुगर भी आ रहा है, कैंसर भी आ रहा है। सबसे बड़ी जो बात है, जो जीन्स पहनने से युवाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम इफेक्टेड हो रहा है, हमारी महिलाओं के बच्चे के जन्म देने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसे कौन कौन से नए नए रोग उभर के आ रहे हैं अमेरिकी समाज में, जो अभी वहां बूम पर हैं? आफ्टर ऑल 10 साल में ये सारे रोग भारत आने वाले हैं और आ भी रहे हैं। खासकर डायबिटीज कैपिटल हो चुका है, और लगभग देर से जो शादियां हो रही हैं उससे माता और पिता बनने की जो क्षमता है वो बुरी तरह प्रभावित हुई है। खान पान से मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण चरम पर है, फास्ट फूड कल्चर ने जो, और इसको लेकर के वहां की मेडिकल इंडस्ट्री, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह क्या कर रही है, आफ्टर ऑल इसका असर भी भारत पर पड़ने वाला है। जैसे 2 दिन से मैं ऐड में देख रहा हूं, सारी कंपनियां डायबिटीज के खर्चे के लिए एग्जाम्पल निकाल रही हैं, ऐड दे रही हैं, इक्विपमेंट दे रही हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे, ऐसा कर रही हैं जैसे वो भारत के स्वर्ण कुमार हों, मतलब वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। बच्चे का कोई मतलब नहीं है, पॉलिसी बाजार है ना आपके पास, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे। तो ये चीज कैसे रही अमेरिका में, और इन चीजों का भविष्य में भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये बीमारियों का तो ऐसा है कि यहाँ पर नई नई तरीके की बीमारियां निकलती ही रहती हैं। कभी किसी टाइप का कैंसर आ गया। जो ऑफ लेट यहाँ की मेडिकल इंडस्ट्री में आ रहा है वो लोगों का डिप्रेशन है, अलग अलग टाइप के डिप्रेशन है, वर्क रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड है, उसके भी अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे हैं। और मानसिक तनाव और मानसिक अवसाद की तो कोई कोई डेफिनेट दवाई है ही नहीं। उसके लिए तो आप, डिप्रेशन सबसे हाँ, ज्यादा। हाँ, ये चीज यहाँ पर काफी है, और देर सवेर ये इंडिया में आएगा ही आएगा। अल्टीमेटली सब कुछ यहीं से बन के निकलता है और इंडिया तक पहुंचता है। आपने डायबिटीज के संदर्भ में बड़ी अच्छी बात बोली कि भारत में कंपनी कह रही है श्रवण कुमार की तरह कि हम ये इक्विपमेंट देंगे और ऐसा ऐसा करेंगे। कोई इस बात पे बात करने के लिए तैयार नहीं है कि आज से 20-25 साल पहले जो डायबिटीज एक बुजुर्ग लोगों की बीमारी थी, वो अचानक से जवान लोगों की बीमारी कैसे बन गई। अमीर लोगों की सर, बुजुर्ग लोगों नहीं, हाँ, अमीर लोगों की। अमीर लोगों की, और हाँ, अमीर की हो या फिर हम लोग। वर्स्ट, हाँ, वर्स्ट केस में बुजुर्ग लोगों की बीमारी अचानक से अब तो मैं सुनता हूँ बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है।
मैंने जी, कई कई किस्से कॉमन बीमारी हो चुकी है ये। कॉमन बीमारी हो चुकी है, तो इस मामले पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। मेडिकल फ्रेटर्निटी, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, हॉस्पिटल वाले हो गए, वो कह रहे हैं हम इलाज करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आप इलाज करेंगे, लेकिन आप पब्लिक को इस मामले में जागरूक भी तो कीजिए कि ये डायबिटीज जैसी बीमारी युवाओं में कैसे फैल रही है। उसका रूट कॉज एनालिसिस तो बड़ा सिंपल सा है, खान पान को लेकर, हम्म, एक्सरसाइज को लेकर। अगर वो पैटर्न हमने चेंज नहीं किया तो फिर ये बीमारियां तो आनी आनी है। डिप्रेशन का मैं यहाँ यूएसए सोसाइटी में देखता हूँ, और मुझे लगता है ये हम्म, चीज इंडिया इसलिए भी पहुंचेगी क्योंकि हम अ, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो हम विदेशों का पूरा हम्म, पूरी तरह से अपने इंडिया में भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो आईटी हम्म, सेक्टर है, इंडिया का कितना बड़ा आईटी सेक्टर है, हम्म, उसका मेजोरिटी केटरिंग तो यूएस और बाकी यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए ही है। तो वर्क कल्चर हम्म, तो वही है, और जब वर्क कल्चर वही है तो वर्क हम्म, कल्चर से जुड़ी हुई समस्याएं भी इंडिया में धीरे धीरे उसी पैटर्न पे आएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन सब का, डायबिटीज और कैंसर जैसी चीजों का तो सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, खान पान और लाइफस्टाइल। हुँ, 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 जहां जहां हम अपने लाइफस्टाइल से बदलेंगे, जहां पर अपने खान पान से बदलेंगे, ये बीमारियां हमको आकर डसेंगी। तो डिप्रेशन सर? डिप्रेशन डिप्रेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। कोई कोई अंधाधुंध काम किए जा रहे हैं तो डिप्रेशन होगा। इसी संदर्भ में मैं आपको एक इंडिया का केस बताता हूँ जो आज से 2 महीने पहले हुआ था। मुझे नहीं मालूम आपने जी। उस पर ध्यान दिया होगा कि नहीं, लेकिन मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा था वो केस। वो केस था, इंडिया में ईवाई कंपनी है, अर्नेस्ट एंड यंग। वहां पर एक जवान लड़की, कुछ भी 22-23 साल की लड़की, डिप्रेशन से खत्म हो गई। ये केस जी। मैंने इंडियन मीडिया में पढ़ा था। केस कुछ इस तरह का था कि वो अकाउंटेंट थी लड़की, सीए थी, और वो जिस प्रोजेक्ट में थी वहां पर काम इतना ज्यादा था, वो 15-15, 16-16 घंटे काम कर रही थी लड़की। हॉस्पिटलाइज भी हो गई थी, हॉस्पिटल में भी काम कर रही थी वो लड़की। अच्छा। और इसी चक्कर में जवान बच्ची खत्म हो गई। वो कोई बीमारी नहीं थी उसको। क्या बीमारी थी? स्ट्रेस, डिप्रेशन। हुँ, हुँ, कोई, आप ये सोचिए, खाना नहीं खा रहा है, कोई आदमी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उस उसका पहला फोकस क्या होगा कि मैं पहले रिकवर करूं। उस बेचारी लड़की का हुँ, फोकस हुँ, था, मेरा काम है, कल अगर मैंने काम करके नहीं दिया तो मैनेजर मेरे सर पे बैठ के डंडे बजाएगा। वो लड़की बाईस हुँ, तेईस हुँ, साल की लड़की खत्म हो गई। उसकी माँ ने बड़ा हल्ला मचाया, ईवाई कंपनी की तरफ से भी काफी कुछ एक्सप्लेनेशन आए थे। ये इंडिया में हुआ है सर, ये हुँ, हुँ, इंडिया में हुँ, हुआ है, और ये बहुत बड़ा अलार्म था। अनफॉर्चुनेटली हुँ, मुझे नहीं लगता कि ये इस अलार्म को लोगों ने नोटिस किया, और ये हुँ, हुँ, आएगा, ये चीज वहां पैर रख चुकी है। बस ये है कि ये अभी ये लार्ज स्केल पे फैला नहीं है। ये डिप्रेशन, बिल्कुल। ये एंजाइटी, और वर्क लाइफ बैलेंस का सही संतुलन ना होना, ये चीज विदेशों में काफी हद तक है। जापान का आप हुँ, केस हुँ, देख हुँ, लीजिए, जापान में बर्थ रेट बिल्कुल डिप कर गया। उन्होंने तो हुँ, बड़ा हुँ, बड़ा बढ़िया सोल्यूशन निकाला कि अब हम सिर्फ 4 दिन काम छुट्टी करेंगे। दे दी। हाँ, उन्होंने छुट्टी दे दिया कि 3 दिन की छुट्टी दे दी, जिससे कि आप वही लोगों को डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो। अब आने वाला समय बताएगा कि 4 दिन वर्सेस 3 दिन का वीकेंड उनको कितना हेल्प करेगा। लेकिन मेरे हिसाब हुँ, से इंडिया में भी इस तरह के कंट्रोल्स होने चाहिए कि जवान हुँ, बच्चे, हुँ, युवा, इन सब बेफालतू की बीमारियों के शिकार ना बने। डायबिटीज और हुँ, कैंसर तो अब आम हो चुकी है बात इंडिया में। बिल्कुल। तो सर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ अब कौन सा गुल खिलाएंगी? मेरा अंतिम सवाल है आपसे ये। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, जहां तक मैं समझता हूँ, इंडिया में मेजोरिटी नौकरी पेशा वालों के पास तो है ही, जो हुँ, कॉर्पोरेट में है। एम्प्लॉयर उनको मेडिकल इंश्योरेंस पर्क देती है। हुँ, वही हुँ, सारा पैटर्न है जो यूएस यूके से जाता है। यहाँ की जो कंपनीज हैं वो बेनिफिट देती है। और प्लस अब एक हुँ, नया ट्रेंड मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से जब बात करता हूँ तो मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि देखो, हमने तो अपनी मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी निकलवा रखी है। तो हुँ, हुँ, ये जो इंश्योरेंस का जो गेम है इंडिया में लार्ज स्केल पे चालू हो चुका है। हुँ, हुँ। आपने वो एक क्लॉज लेकिन बताया अभी था। भी सर अभी भी उतना नहीं है। मैंने आंकड़े निकाले हैं नीति आयोग की तरफ से, तो शहरी क्षेत्रों में 18% है और ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 4% है। हाँ,
मेडिकल इंश्योरेंस का। और 93% जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रोज रोज कमाने खाने वाले हमारे वर्कर्स हैं, वो तो इसमें शामिल है ही नहीं। है ही नहीं। नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने बताया है कि अगले 10 सालों में 350% ग्रोथ की संभावना मेडिकल इंश्योरेंस अपने अंदर समेटे हुए है। तो अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि अगले 10 सालों में ये कौन सा हथकंडा अपनाने वाले हैं। एक हथकंडा तो दिखता है, पॉलिसी बाजार आपके साथ है, हॉस्पिटल में बेटे से पहले पॉलिसी बाजार वाले पहुंच जा रहे हैं, ये रोज टीवी पे दिखा रहे हैं। दिल का दौरा पड़ा तो तुरंत पहुंच जाते हैं ये इंश्योरेंस लेकर के। तो अब 350% का ग्रोथ कैसे होगा, तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तब मुझे लगा कि जो हथकंडा अमेरिका में अपनाया गया वही हथकंडा, कुछ इमोशनल अटैचमेंट करके इंश्योरेंस करके जेब से पैसे निकलवाने का। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। ये पैटर्न यहीं से कॉपी हो रहा है सारा। जो नीति आयोग ने जी आंकड़े दिए हैं, आप खुद सोचिए, शहरों में इंश्योरेंस होल्डर्स का परसेंटेज इसलिए अधिक है क्योंकि वहां पर कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग ज्यादा हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर जी। के होंगे तो उनको कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, जिसका आधा या फिर 30% वो अपनी जेब से एम्प्लॉय खुद पे करता है, बाकी कंपनी पे करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर हैंड टू माउथ वाले लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि जी। उनको इंश्योरेंस दिलवाने वाला कोई है नहीं। और ये पॉलिसी बाजार वाले लोग ये हॉस्पिटल में इसलिए पहुंच जाते हैं कि हार्ट अटैक पड़ा, इंश्योरेंस ले लीजिए। तो ये जो साढ़े तीन हम्म। सौ परसेंट वाला आंकड़ा है ना, ये घूम फिरा के बात यहीं आ जाएगी कि हम्म। जैसे जैसे इंश्योरेंस का स्कोप बढ़ता जाएगा, इलाज का हम्म। खर्चा बढ़ता जाएगा। हमने इस शो हम्म। के शुरुआत में वो 60,000 वर्सेस 8 लाख वाला जो आंकड़ा पेश किया था, हम्म। तो 60,000 तो आंकड़ा उसका है जो इंश्योरेंस नहीं दे रहा, वो अपनी जेब से 60,000 दे के इलाज करवा लेगा। यहाँ 8 लाख वाला आंकड़ा है कि अगर किसी के पास इंश्योरेंस हो तो वो महीने के 1 लाख देता जाए और फिर 8 लाख की सर्जरी करवा ले मुफ्त में। तो ये सारा जी। खेल जो है कि आप इलाज की कॉस्ट इतनी बढ़ा दीजिए कि लोगों के पास कोई चारा ना हो कि वो मेडिकल इंश्योरेंस खरीदें। और यही होना ये है, तो यही होना है, हम्म, यही इसका भविष्य है। अब तो भारत में स्थिति ये कि सर आपके घर में कोई बीमार हो जाए या आप किसी न्यायिक मुकदमे में फंस जाएं, ये बड़ा डराने वाला आंकड़ा था यहाँ सीएसडीएस का, कि भारत में 33% जनसंख्या प्रतिवर्ष गरीबी रेखा में सिर्फ परिवार के एक आदमी के बीमार होने से या मुकदमेबाजी में फंसने से प्रवेश कर रही है। हाँ, ये बर्बाद हो बहुत चुके हैं। डराने वाला है। हाँ। तो खासकर एम्स के बाहर आप देख के जाइए तो आपको देख के दया आने लगेगी कि सच में भारत में अभी इलाज की क्या स्थिति है। तो दर्शकों, ये थी इंश्योरेंस कंपनियों की लूटम लूट की कहानी। अमेरिकी समाज में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जितना नहीं लोग झूमे, उतना इस हत्यारे को हीरो बना करके झूम रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक चेतावनी भी है कि आने वाले टाइम पीरियड में अगले 10 साल में जो भारत मेडिकल टूरिज्म का एक जो हब बन रहा है, उसमें आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो ध्यान से रखिएगा, तुरंत इंश्योरेंस वाले आपके पास फोन करना शुरू कर देंगे। ले लीजिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेना उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसके टर्म और कंडीशन को समझना और इनके लूट और इनके मकड़ा जाल से स्वयं को सुरक्षित रखना। हमने जब इंश्योरेंस लिया तो हमने तो टर्म एंड कंडीशन अपने हाथ से लिखा, खुद भी सिग्नेचर कराया, उसका भी सिग्नेचर कराया, मुहर भी बनवाई और वीडियो भी बना के रखा कि कल को ये लफड़ा और पछड़ा करते हैं तो मैं ये कागज उनको दिखा करके उनकी कान मरोड़ तो सकता हूं। तो सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, नई नई बीमारियों से दूर रहिए और अमेरिका और यूरोप के समाज में होने वाले सामाजिक हलचलों को देखते रहिए, क्योंकि वहां जो हो रहा है आफ्टर ऑल कुछ समय बाद देर सवेर यहां भी वही होने वाला है। तो उम्मीद है आज की वार्ता थोड़ी अच्छी लगी होगी, टॉपिक से हटके लगी होगी। और अपने अगल बगल में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों से आप सचेत रहिए। पॉलिसी बाजार वाला आपके पास नहीं आने वाला है और ना आपके बेटे और बहू बेटी और दामाद से पहले वो पहुंचेंगे। वो इमोशनल ब्लैकमेल के चक्कर में ना पड़े। तो धन्यवाद आपका मंजी, आपने अमेरिकी समाज के इस वर्तमान हलचल से हमें अवगत कराया। तो उम्मीद है हमारे अपने साथी और दर्शक भी इस समस्या से रूबरू हो करके सतर्क रहने की कोशिश करेंगे, और नहीं रहेंगे तो भाई डॉक्टर तो लूटम लूट है ही और बाकी रिश्तेदार हैं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि डिप्रेशन हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ सास बहू साजिश है, हमारी मम्मी चाचियां आपस में बात करके अपनी भड़ास निकाल लेती हैं। लेकिन यहाँ भी सोशल मीडिया के
के चक्कर में लोग पढ़ के अपने रिश्तों की मान मर्यादा भूल रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर भी कहता है कि भाई डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो अमेरिकी समाज के 70% लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं, और फिर हमारे भारत में तो इसकी संभावना कम है, क्योंकि इंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन हैं। फिर भी ये बीमारी लगातार फैल रही है। डिप्रेशन से कैसे निकले, तो आने वाले दिनों में मनचाहा वर पाए, फिर ये सौतन से छुटकारा, ये बीमारी से छुटकारा पुरानी दिल्ली के ऐड में अगर आपको दिख जाए, डिप्रेशन से कैसे छूटे, तो आश्चर्य मत करिएगा। तो खैर, ये एक चेतावनी थी भारत के हेल्थ सेक्टर के लिए। तो धन्यवाद मन जी आपका, आपने इस महत्वपूर्ण विषय से हमें रूबरू कराया। तो दर्शकों, अगली आज के टॉपिक पे इतना ही। अगले हफ्ते फिर वर्ल्ड दिस वीक में हम विश्व की चर्चित घटनाओं में से किसी एक घटना को लेंगे। आप में से मैसेज करके हमें जरूर बताइए कि आप किस घटना के ऊपर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अमेरिकी समाज की हलचलों के बारे में जानना चाहते हैं। एक और है एलन मस्क का फोन। अभी मेरे मित्रों ने कहा कि भाई एलन मस्क का फोन कब आएगा। उनकी पूरी दिलचस्पी यही है कि सैटेलाइट फोन बिना चार्ज किए, बिना नेटवर्क के 24 घंटा घर में नेटवर्क कैसे आएगा, वो इसी से तत्पर है। कई लोग तो मुझसे पूछते हैं कि उस पर कितने फिल्म हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो कभी पूछते हैं उसका बैटरी बैकअप कितना है। तो इस तरह की जिज्ञासा बहुत है। तो अगली बार उम्मीद करेंगे कि एलन मस्क जो फोन लेकर के आ रहे हैं वो क्या गुल खिलाने वाला है भारत में, और भारत में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे ओटीटी के आने के बाद क्या चेंज हुआ, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्रीज कैसे बदलने वाली है। तो मास्क मैं बोलता हूं मस्क अगले कुछ एक दशक में भारत के हर घर में कैसे अपनी घुसपैठ करने वाले हैं, हमारी अगली चर्चा अगली चर्चा इसी विषय पर होगी। धन्यवाद मन जी आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू।